कहते हैं कि कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, एक बाप बेटे का रिश्ता हो या माँ बेटे का रिश्ता हो। कोई भी रिश्ता दो तरफा होता है, आपको एक दूसरे के लिए करना होता है। ऐसे ही देशों के साथ भी है। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया यूएई रिलेशनशिप। जी, एक ऐसा रिश्ता जो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड रिश्ता है और एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए इस रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे साथ हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हेड जीके फैकल्टी दीपक सर एंड जीके फैकल्टी रुचि मैम, जो आज हमसे बात करेंगे, आप लोगों को बड़े आसान भाषा में समझाएंगे इस रिलेशनशिप का महत्व। दीपक सर स्वागत है, रुचि मैम स्वागत है। थैंक यू सर। दीपक सर, इंडिया यूएई, जी सर, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इन दो देशों के बीच में भी रिश्ते बनेंगे, क्योंकि यूएई को हम लोग अक्सर दुबई के नाम से जानते हैं और टूरिज्म के नाम से जानते हैं। मतलब मेरी नजर में दुबई मतलब टूरिज्म। अब भारत का यूएई से रिश्ते की बात करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ यूएई की ज्योग्राफी क्या है सर। मतलब किस प्रकार के लोग हैं वहाँ, क्या क्या उनका इतिहास है, कैसी इकोनॉमी है, थोड़ा चालू करें सर, यूएई के बारे में हमें बताएं। देखिए सर, अगर आप यूएई के बारे में अगर आप आएंगे जी, भौगोलिक स्तर पे या ज्योग्राफिकल लेवल पे अगर आप देखेंगे जी, तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है जी, यह जो है एक वेस्ट एशिया का इम्पोर्टेंट कंट्री है। अच्छा। वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जी। और अगर आप इंडिया से यूएई जाना चाहते हैं जी। तो वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए अरेबियन सी और अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ ओमान से आप जो है पहुंच जाइए यूनाइटेड अरब एमिरेट। लखनऊ से 3-4 घंटे का रास्ता है फ्लाइट से, मुझे इतना पता है। जी जी, जी सर, जी। ये मैं सी रूट के थ्रू मैं बताया। अच्छा, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यूएई के बारे में तो यूएई जो कंट्री है वो 1971 में बना। 71 में? जी, मतलब अपने देश के काफी सालों बाद हम 1947 में बने हुए हैं। जी 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 1971 में बना और उस समय यूएई जो है, जैसे भारत में 28 स्टेट है जी, तो उसी तरीके से वहां पे वो 6 एमिरेट्स मिलकर जो है जी। यूएई बने। अच्छा। और फिर उसके बाद 72 में जी। 1972 में एक और एमिरेट्स उसमें ऐड हुआ और प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो उसमें 7 एमिरेट्स से मिलकर जो है, या आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि 7 राज्यों से मिलकर यूएई बना हुआ है। मैं बोलने जा रहा था 7 राज्यों का जी एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। जी जी, जी जी एक समूह है। जी सर। उसके अलावा अगर यूएई और इंडिया के रिश्ते पे अगर आप आएंगे तो इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 1971-72 से स्टार्ट होता है। और पहली बार जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1981 में यूएई का विजिट करा। 81 में? जी 81। अच्छा, तो जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो पहले हो चुका है ऑलरेडी? जी जी, उससे पहले जो है इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जो है यूएई का विजिट करा। अच्छा। लेकिन 1981 से अगर आप देखेंगे 2015 तक जी, तो उसमें कुछ उतना जितना बेहतरीन तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए था उतना इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं। अच्छा जी, अच्छा। ये तो जब एनडीए गवर्नमेंट आई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने जी, तो उनका जो एक रुझान था वर्ल्ड के कंट्रियों के साथ कैसे अपने रिलेशंस को डेवलप किया जाए, कैसे अपने संबंधों को बेहतर किया जाए कि जिससे देश में इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ सके। अब इन्वेस्टमेंट या निवेश का स्कोप बढ़ेगा तो देश में नए नए जॉब डेवलपमेंट होंगे। जी, डेवलपमेंट होंगे, बिल्कुल, जॉब क्रिएट होंगे और एक अल्टरनेटिव स्कोप भी क्रिएट होगा कि जिससे विकास की संभावनाएं तेजी से क्या हो सके, आगे बढ़ सके। तो इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2015 में जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेकंड पीएम के रूप में विजिट किया। अच्छा, अच्छा। और अब तक उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 7 बार यूएई का विजिट कर लिया। 7 बार? जी, 7 टाइम्स। इधर एक सवाल दिमाग में, जहन में गूंजता है, मैडम आपसे पूछते हैं क्योंकि हिस्ट्री एजुकेटर हैं। 1981 सर ने बताया पहले प्रधानमंत्री जी
मिसेस इंदिरा गांधी यूएई गई। Yes. उसके बाद 2015 की गैप इतना बड़ा मैडम, जैसे कि मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए भी एक दूसरे से वार्तालाप होनी जरूरी है, कम्युनिकेशंस होनी जरूरी है। इतना बड़ा गैप क्यों? आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा वॉइड हो गया था? तो जी बिल्कुल सर, जैसे कि दीपक सर ने बताया कि यूएई जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, जैसे हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, यूएई आपका 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ, दिसंबर 2 दिसंबर। तो वो किससे इंडिपेंडेंट हुआ? वो भी आपके ब्रिटेन से ही इंडिपेंडेंट हुआ, यानी अच्छा। उसको भी वो भी ब्रिटेन की ही कॉलोनी था। अच्छा। तो मिडिल ईस्ट, हाँ, तो मिडिल ईस्ट वैसे तो रेगिस्तान का एरिया था, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जब वहां पे एनर्जी यानी तेल की खोज हुई, उस रीजन का सिग्निफिकेंस बढ़ गया। अच्छा। और यही इस बात को भी स्थापित करता है कि वहां पे इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि ये वेस्टर्न नेशंस के वहां पे इंटरेस्ट हैं, उसी चक्कर में वहां पे ये इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट अराइज हुआ। हमेशा सिया सुन्नी का विवाद, सारे देश आपस में जो लड़ते रहते हैं, और वो रीजन अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का 65% ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व है वो एरिया, और बहुत ज्यादा एग्जैक्टली इंडिया भी उस पे निर्भर करता है। मतलब 65% पूरा फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोल है पूरी दुनिया का, पेट्रोल वो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, इसमें से यूएई एक है। हाँ, उसमें से यूएई एक पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। इसका भारत से क्या रिश्ता, मतलब क्यों भारत से गैप हुआ? तो सर ये अपने आप में ये दर्शाता है, 65% जो ये दर्शाता है कि इंडिया एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है, बिकॉज हमारी कंट्री में जो 85% एनर्जी की नीड है वो आपके बाहर से पूरी होती है, उसमें से आपका मिडिल ईस्ट रीजन आता है। अब हम आते हैं यूएई पे। तो यूएई का जैसा कि सर ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो हमारी विजिट्स हुई, एक इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई, फिर प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पे हुई। हालांकि अभी इसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है, 7 विजिट्स जैसा कि सर ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बीच में ऐसा नहीं कि विजिट नहीं हुई थी, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल लेवल पे हुई थी। और प्रेसिडेंट हमारे देश में अगर पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल रूलर होता है, वो डिफैक्टो नहीं है, डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, और आपके फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी थोड़े से एक्सचेंजेस होते थे, बट वो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे, है ना। बीच में आप देखेंगे 2003 में, 2010 में प्रेसिडेंशियल लेवल पे आपका हुआ। तो फिर यहाँ से ये हिस्टोरिक लेवल पे जो रिलेशंस आगे बढ़े। अब जैसा कि हमने बताया कि वहाँ पे जो एनर्जी नीड्स इतनी ज्यादा हैं, जैसा आपने बताया कि मैं टूरिज्म के लिए दुबई को जानता हूँ, तो दुबई इसी तरह से 1980s से उसने अपने आप को टूरिज्म में, अगर आप देखें तो जैसे अपने यहाँ नदी, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ यूएई में आपको नहीं मिलेगा। 7 एमिरेट्स सब में देखा जाए उसमें नहीं मिलेगा। उन्होंने जो भी टूरिज्म के लिए बनाया है सारा कुछ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, और वो जो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, वो जो क्लब्स हैं, वो जो सारा टूरिज्म का जो पूरी व्यवस्था की है, तो वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा विकास हुआ, उसमें एक बड़ा आपका क्या हुआ, वहाँ पे एक मार्केट बनी। किसकी मार्केट बनी? लेबर फोर्स की मार्केट बनी। लेबर्स चाहिए थे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टील चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, बिल्डिंग मटीरियल चाहिए होगा। अब बिल्डिंग्स बन गई हैं, दुकानें बन गई हैं, तो दुकानों में काम करने के लिए लोग आएंगे, तो यानी एक फाइनेंशियल हब बन गया। तो काम करने के लिए लोग हमारे देश से गए, तो हमारे देश से गए तो वहाँ पे यूएई में, जैसे सर ने डेमोग्राफी के बारे में बताया, वहाँ पे ज्यादातर जो आबादी है वो बाहरी इमिग्रेंट्स की आबादी है, और उसमें सबसे ज्यादा हमारे भारतीय मिल जाएंगे। और हमारे भारतीय जो वहाँ पे हैं, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो वहाँ पैसा कमाते हैं और वो हमारे देश में भेजते हैं, रेमिटेंस जिसको कहते हैं, वो एक बहुत बड़े लेवल पे आता है। ये दर्शाता है यूएई की सिग्निफिकेंस को हमारे देश के लिए। तो इस तरह से इधर एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी संबंधित सवाल है कि अभी मैम ने एक चीज बताई कि बहुत ज्यादा आबादी हमारी वर्कफोर्स जा रही है, और मुझे भी ये जहन में याद था कि कारपेंटर्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, लेबोरियल जो भी क्लास 4 ग्रेड का काम होता था, वो इंडियन लेबर जाती थी। बहुत बार ब्लेम्स भी लगे कि इन कंट्रीज ने पासपोर्ट्स रोके, इस मुद्दे पे मैं नहीं बात करूंगा। तो दुबई की अपनी आबादी जो है वो क्या सक्षम नहीं है? दुबई की अपनी आबादी कैसी है सर? कितनी पॉपुलेशन है, कितने उसमें से लेबर क्लास लोग हैं, क्या स्ट्रक्चर क्या है वहाँ? देखिए सर, अगर मतलब यूएई का, सॉरी दुबई मुंह से निकलता है, यूएई मतलब दुबई जी। देखिए सर, अगर आप देखेंगे यूएई का एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा जी, तो लगभग वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़, और 1 करोड़ में सिर्फ 10 लाख पॉपुलेशन ऐसा पॉपुलेशन है जो प्रॉपर यूएई का है। 10% मतलब 10%, 10%, 10%। अच्छा। बाकी उसके अलावा 90% जी वो इमिग्रेंट्स हैं।
वो किसी दूसरे कंट्री से आके वहाँ पे बसे हुए हैं ठीक या है। किसी प्रोफेशन में लगे हुए हैं, हम्म। कोई रोजगार व्यापार कर रहे हैं और वो वहाँ से पैसा कमा के अपने अपने देश क्या करते हैं, भेजते हैं। वो जो मैडम बता रही थी जी रेमिटेंस। जी जी रेमिटेंस। जी उसके अलावा अगर आप देखेंगे, चूंकि हम यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इंडिया का टोटल वहाँ के पॉपुलेशन का लगभग 35% पॉपुलेशन जो है इंडिया के लोग वहाँ पे 35% आबादी। 35% आबादी। बहुत बहुत और- बहुत ह्यूज फिगर्स है एज पर एनसीए। जी। और सर 35% आबादी में अगर आप देखेंगे तो 90s के दशक में, 90s के आसपास अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लेबर क्लास का परसेंटेज ज़्यादा हुआ करता था जो जॉब में रहते थे लोग। लेकिन जैसे ही 2008 के बाद पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके बाद जो है ये जो प्रोफेशनल्स का जो एक स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ। वहाँ पे लेबर क्लास के जो प्रोफेशनल्स थे अब धीरे धीरे वहाँ पे व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स भी जाना शुरू कर दिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अब आप हिंदुस्तानियों को टॉप पोजीशंस पे वहाँ पे देख सकते जी, हैं। जैसे आईटी जैसे जो सर्विस सेक्टर्स के लोग हैं वो लोग जो है वहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दिए। पहले के स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो ऐसे पढ़े लिखे लोग जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये सभी यूरोप में जो है अपने आप को देखते थे या जो है अमेरिका चले जाते थे। लेकिन अभी ये रुझान जो है दुबई की तरफ हो रहा है। जी। चलिए थोड़ी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। मैम, आपने एक टर्म यूज किया था कि भारत की जो मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी, जो फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी है, वो मिडिल ईस्ट और यूएई पे डिपेंडेंट है और पूरे विश्व का 65% फॉसिल फ्यूल्स इन देशों के पास है। तो यूएई की इकोनॉमी सिर्फ पेट्रोल बेस्ड है या ये कुछ और भी काम करते हैं? यस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज जी। इसी क्वेश्चन से हमारा ये पता चलेगा कि इंडिया का सिग्निफिकेंस या फिर यूएई के लिए इंडिया का सिग्निफिकेंस, इंडिया के लिए यूएई का सिग्निफिकेंस क्यों ज्यादा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगर हम ट्रेड के मुद्दे पे देखें तो ओवरऑल दुबई जो है ये हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का? यस। और अगर वैल्यू के टर्म्स में देखें तो $85 बिलियन जो हमारा ट्रेड होता है यूएई के साथ। तो ये मैडम, ये ट्रेड मतलब ये पैसा भारत को मिल रहा है? नहीं सर, ये पूरा आदान प्रदान जो पूरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अच्छा, दोनों मतलब उसमें भारत की भी उन्नति है। जी जी। जो थर्ड, अगर हमारा थर्ड पार्टनर है भारत का दुबई, तो भारत की बड़ी उन्नति है। और सर ये चाइना के उलट इंडिया के फेवर में है ये ट्रेड। जी। तो यानी कि अच्छा। ऐसा नहीं मतलब ये कि- आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जी। कि यूएई को इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है Yes. और वहां से इंपोर्ट कम कर रहा है। मींस अच्छा। कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है तो उस कंट्री से ज्यादा रेवेन्यू उस देश में आता है। सही बात है। तो बिल्कुल। इस तरीके से जैसे मैम ने बताया जी। कि जो ये ट्रेड पार्टनरशिप है जी। ये पॉजिटिव किधर है, इंडिया की तरफ। इंडिया की तरफ। जी जी। तो ये अपने आप में दर्शाया कि इंडिया के लिए यूएई क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद से जैसे ये फॉसिल फ्यूल रिच है, हालांकि ये अभी अब हम बहुत ज्यादा ये सिर्फ इस चीज पे बात कर रहे हैं बिकॉज अभी आप देख रहे हैं अभी अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। क्लाइमेट चेंज सबके लिए विजिबल है, सबको दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा सारी चीजें हो रही है। अभी आज की ही न्यूज है, तुवालू नाम का कंट्री वो डूब रहा है, मतलब वहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है। तो सेम चीज है, यानी कि हमें अब जो फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन, इनमें क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी कार्बन एमिशन होता है, जिसकी तो हम- वजह से पोल्यूशन है, ग्लोबल Exactly, वार्मिंग है, exactly. बर्फ मेल्ट हो रही है, Yes, टेम्परेचर बस बढ़ रहा इससे है। जी। पूरा एक सर्कुलर हाँ, सर्कल है। वो पूरा जी, सर्कल है। जी। तो इससे फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। ये कोई नया टर्म नहीं है बच्चे। तभी इलेक्ट्रिक कार आ रही है भाई बिल्कुल हिंदुस्तान सर, में, हाँ। मेड इन इंडिया आने वाली है जी, सर। जी। हाइड्रोजन ट्रेन, बुलेट ट्रेन, तो सब ये क्या सब करेंगे फिर? Exactly, UAE क्या करेगा टेस्ला अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, टेस्ला इंडिया में आ रहा है। तो सेम चीज है, यूएई भी कह रहा है कि उसे फॉसिल एनर्जी से किस पे शिफ्ट करना है, उसे रिन्यूएबल एनर्जी और इन सारी चीजों पे, यानी कि अब उनकी इकोनॉमी तेल बेच के, गैस बेच के वो सस्टेन नहीं कर सकते। और ये ज्ञान अच्छा। यूएई को बहुत पहले हो तो गया। यूएई की ये दूरदृष्टि है कि Exactly. उन्होंने देख लिया कि यार अब देखो अब पेट्रोल खत्म होने वाला है Exactly. है ना, अब लोग इलेक्ट्रिक कार्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम भी अपने साथ एक बास्केट और ले लें, प्रोडक्ट और रख लें Exactly. और हिंदुस्तान से दोस्ती कर लें। Exactly, sir. अच्छा। तो सेम चीज ये जो आपका सिस्टम था, जी। तो यूएई यानी इकोनॉमी, इसे बोलते हैं इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, मतलब एक ही चीज बेचे जा रहे हैं, अब वो चीज नहीं बिकेगी तो दूसरी चीजें अपनी दुकान मतलब पर- एस्पिरेंट्स, इसका मतलब ये हुआ है एक सामान के बजाय 8-10 सामान एक Yes, साथ बेचना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। सरल शब्दों में। या सर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन पे फोकस हुआ करता था। Yes. अभी हम क्या है? डाइवर्सिफाई हो गए, Diversify हम डाइवर्सिफाई हो Online गए। पे आ गए हम। इसी बात पे त्रिशूल का ऐप डाउनलोड कर लें। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, जो है आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी तो का ऐप डाउनलोड करें। जी।
एक चीज पे हम आते हैं सर, एक ह्यूमरस बात मुझे याद आ रही है। दुबई के जो पहले शेख हुआ करते थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे पिताजी जो थे तेल की खोज के पहले वो ऊंटों से चला करते थे, जो वहां पे शेख थे, और बोले मैं अभी मतलब मर्सिडीज से चल रहा हूँ, मेरा बेटा आगे BMW से चलेगा, लेकिन इसी ऑयल पे अगर हम फोकस्ड रहे तो उसके बाद जो मेरा पोता आएगा वो फिर से ऊंटों में चलेगा। यानी वो सर्कल आ जाएगा। तो अगर फिर से ऊंट पे नहीं चलना है, मर्सिडीज, BMW या फिर टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार्स, फ्लाइंग कार्स पे अगर आपको जाना है, तो यानी कि इकोनॉमी डाइवर्सिफाई, उनको जरूरत है हमें, यानी हमारी जरूरत है, यानी कि एक पोटेंशियल मार्केट है इंडिया पोटेंशियल मार्केट, सबको इंडिया को। अब यहीं पे एक सवाल, इंडिया को क्या जरूरत पड़ी यूएई की? मतलब मजेदार बात मैडम ने हमें समझा दिया, क्योंकि भैया आज हमारी आबादी हमारी स्ट्रेंथ है जी, क्योंकि हमारे पास मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं जी, खर्चा करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली दुबई के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है। अपना एक वो प्रोडक्ट लिपस्टिक पाउडर भी लॉन्च कर देंगे तो इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि वो चल जाएगा। लेकिन भारत को क्या जरूरत है यूएई? देखिए सर, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भारत को आज ही इसका जरूरत सर है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत हो रहे हैं जी जी जी, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो फिर दुबई की क्या जरूरत है? दुबई मतलब यूएई की क्या जरूरत है? जी सर, देखिए भारत को जरूरत, देखिए अगर भारत का फॉरेन पॉलिसी देखिएगा जी, तो एशिया के कॉन्टेक्स्ट में भारत दो प्रकार का पॉलिसी चलाता है। एक लुक ईस्ट पॉलिसी और दूसरा लुक वेस्ट पॉलिसी। मतलब पूर्व की ओर देखो और दूसरा पश्चिम की ओर देखो। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यूएई जो है, चूंकि हम लोगों ने बात करा कि ये वेस्ट एशिया का कंट्री है, तो यह जो है यूएई जो है भारत के लुक वेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आ गया। ठीक है। और यूएई से अगर रिलेशंस भारत बेहतर करता है तो इन फ्यूचर उस रूट से जो है वो सऊदी अरेबिया में आसानी से एंट्री कर सकता है, ईरान इराक में आसानी से एंट्री कर सकता है, छोटे छोटे बहरीन ओमान कंट्री वहाँ पे है, वहाँ पे अपने आप को जो है एंट्री कर सकता है। अच्छा। और एक बात और आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, ये पूरी तरीके से एक सेंसिटिव जोन है। ये कभी यहाँ पे पॉलिटिकली ये स्टेबल रहे ही नहीं। आप देखेंगे कभी यहाँ पे इजराइल को लेके बवाल चल रहा है, कभी आप देखेंगे ईरान इराक मिलिट्री रूल हो जाता है रातों रात। एक तरीके से ये भी देखेंगे कि भारत वहाँ पे अपना एक्सेस या अपना पहुंच स्थापित करके वो वहाँ के पॉलिटिक्स में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है कि वहाँ के मुद्दे को कैसे सॉल्व करा जाए। एक ट्रस्टेड दोस्त बन सकता है। जी, एक दोस्त बन सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यूएई के पास कि जो इंडिया को दे। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ हम एक्चुअली में आत्मनिर्भर हैं। जी, आप बोल सकते हैं। उनसे तो हैं, उनसे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। और का कंपैरिजन नहीं करते, उनसे तो ज्यादा बेहतर है। तो इस वार्तालाप से ये समझ आ गया कि यूएई का क्या लाभ है और हिंदुस्तान का क्या लाभ है। करंट सिनेरियो में भी अगर आप देखेंगे तो यूएई को भारत की तरफ ही आना पड़ेगा, उनको आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैम ने बताया कि ऑयल बेस्ड कंट्री है, वहाँ का इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, तो ऑयल बेस्ड है। अगर अपने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है तो एक जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला कंट्री है, अभी कुछ ऑफिशियल आंकड़े से ये पता चल रहा है कि नंबर 1 पे पहुंच गया है हिंदुस्तान। हाँ, लेकिन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री का यूज कर रहे हैं, वो इतना बड़ा मीडियम साइज है यहाँ पे पॉपुलेशन का, जो जिसका काम ही है क्या करना, कमाना, खरीदना, खर्च करना, कमाना, खर्च करना। तो यहाँ मार्केट ही मार्केट है। यहाँ पे विश्व का हर कंट्री आएगा और हर कंट्री का कंसल्टेशन है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, और छोटा सा यूएई हो, उसका क्या वैल्यू। तो उनको तो आना ही आना। इस बार मतलब आप दोनों से ये सवाल है, आपने बताया कि मोदी जी गए और 7 बार विजिट्स किया, तो इस 7 विजिट्स का क्या आउटकम था? क्या 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 ऐसी चीजें हुई जो यूएई को मिली और इंडिया को मिली? सर, सबसे पहले अगर आप इसके आउटकम पे आएंगे तो अगर आप देखेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, जब ये इंडिया यूएई के बीच जो है इस तरीके के बायलैटरल प्रोग्राम या टॉक्स जो है स्टार्ट किए गए, तो अगर आप देखेंगे तो उस समय 1970 के आसपास इंडिया और यूएई के बीच $18 करोड़ का जो है ट्रेड था। और आज करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो ये $85 बिलियन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये टारगेट भी रखा गया है
कि इस व्यापार को, इस ट्रेड और को बढ़ाना है। आगे 5 वर्षों में $100 बिलियन तक लेके जाना है। तभी शायद दुबई तीसरे नंबर पे है हिंदुस्तान Yes, के बिजनेस yes. पार्टनर्स में। जी, अच्छा चाइना और यूएसए के बाद। अच्छा। सर और अगर इसमें एक और चीज जोड़े जी। तो आपने जैसे पूछा था कि दुबई क्या इंडिया से मंगवाता है, तो देखिए दुबई में तेल है, सब कुछ है, रेगिस्तान है, वो लोग खाना उगा नहीं सकते वहाँ पे गेहूं चावल ये सब जी, चीजें नहीं जी, होती। बिल्कुल। तो तो फूड agriculture- प्रोडक्ट्स, यस बिल्कुल, तो फूड इंडिया एग्रीकल्चर वेस्ट सोसाइटी और सस्ते products बिल्कुल। तो अभी जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, यूक्रेन को एक तरह से व्हीट बॉल ऑफ यूरोप बोला जाता था, वो जी। सबको ये इजिप्ट और ये मिडिल ईस्ट में वो व्हीट एक्सपोर्ट करता था, वो वॉर से रिडन है, तो फिर वहां पे कैसे जाएगा? तो इंडिया की उनको वैसे भी नीड है फूड प्रोडक्ट्स में भी सारी, हालांकि उसमें कई सारे चैलेंजेस पे भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सारी चीजों की उन्हें नीड है। इवन हमारे जो हम वहाँ से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, उनके यहाँ जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज हैं जो उनके यहाँ ऑयल एक्सट्रैक्शन की हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, वो डायरेक्ट यूज नहीं होता, उसको रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी वो इंडिया में है, ठीक है। तो उसको फिर रिफाइन किया जाता है, फिर उसमें बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम लोग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक ब्रैकेट में बोल देते हैं। उसमें आपके कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जो अलग ये ऑटोमोबाइल के कई सारी इंडस्ट्री में कई सारे पार्ट्स बनाने में यूज होते हैं, तो उनको मतलब कलेक्टिवली पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। इवन यही पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स अभी बहुत ज्यादा इंडिया एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। यूएई भी तेल बेच के फिर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इंडिया से मंगा रहा है। फाइनेंशियल हब जो दुबई अपने आप को उसने बनाया, फाइनेंशियल हब सर अगर एकदम लेमन उसको लैंग्वेज में समझें तो वो इस तरह से है, जैसे मान लीजिए हमने कोई गेस्ट हाउस बना दिया, अभी उस गेस्ट हाउस में बर्थडे पार्टीज हो रही है, उस गेस्ट हाउस में शादियां हो रही हैं, दुबई ने अपने आप को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बना के तैयार कर लिया है कि अगर आपको आईपीएल करवाना है आप हमारे यहाँ, आपको फुटबॉल का मैच कराना है आप हमारे यहाँ, आपको कोई इंटरनेशनल मीटिंग करानी है आप हमारे यहाँ। बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके, अलग अलग कॉन्टिनेंट में उनके पूरे बिजनेस फैला हुआ है, तो एक जगह मिडिल ग्राउंड पे मिलना, यूएई में आके मीटिंग करते हैं। कन्वेंशन हमारा दुबई में हमारा है ना। तो इस तरह से उन्होंने दुबई को डेवलप कर लिया, इससे उनको कमाई होती है। अगर गेस्ट हाउस में कोई आके शादी करेगा तो 1-2 लाख लेके जाएगा, तो ये इस तरह से उनका है। उसमें से इंडिया तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, बहुत सारे आपके फंक्शंस होते रहते हैं, हमारे बॉलीवुड का कई सारे और फंक्शंस होते रहते हैं जी, क्या बोलते हैं उसको, वो फिल्म बॉलीवुड के जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं वो वहीं पे बिल्कुल, ऑर्गेनाइज फेयर करते हैं। अवार्ड्स, हाँ, फिल्म फेयर फेयर अवार्ड्स वहीं पे, वो चाहे टॉलीवुड के हो, बॉलीवुड के हो। Exactly. वो सर सभी मैंने तो वहीं- ये भी सुना एक आईआईटी भी अपना कैंपस ला रहा है उधर। जी सर, अभी हाल ही में जो है जो जी। इंडिया यूएई का एग्रीमेंट हुआ, हम्म। तो उसमें वो एजुकेशन के सेक्टर में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। दुबई वो हाँ, ओ, उसमें यूएई, है जी। क्या कि आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस जो है हम्म। वो अबू धाबी में जो है अच्छा खोलने की बात करी जाएगी। और अच्छा। उसमें इनर्जी को लेके हम्म, एक कोर्स भी लॉन्च करा गया है। अच्छा जी। मतलब किसी को बीटेक इन पेट्रोकेमिकल कुछ जी, करना जी, होगा तो वो जी, अब जी। सीधे या आईआईटी फिर- दिल्ली yes. से वहां पे या भेजा आप जाए। ऐसे सोच सकते हैं कि एनर्जी के अल्टरनेटिव हम्म। सोर्सेज का खोज करना, मतलब कि जैसे ओवरऑल जो है जी। वो यूएई और हिंदुस्तान, यूएई अपने मार्केट को एक्सपेंशन करता जा रहा है और भारत को वो एक इमर्जिंग मार्केट देख रहा है जो कि है। जी। हमारे यहाँ एजुकेशन देख लो, अब तो कैशलेस इकोनॉमी चल रही है। और सर जी। वैसे भी अगर आप देखेंगे हम्म, यूएई इंडिया को क्या देगा, एक क्या देगा, क्रूड ऑयल देगा। जी। जैसे कि मैम ने बताया कि डेजर्ट एरिया है, हम्म। किसी प्रकार का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते नहीं, अगर होते भी है तो उतने लेवल पे नहीं होते कि सबकी जरूरतों को पूरा कर सके। हम्म, लेकिन अगर आप इंडिया को देखेंगे हम्म, तो इंडिया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाई लेवल पे जाके करता है। यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया, यहाँ पे व्हाइट रिवोल्यूशन, बहुत सारे रिवोल्यूशन स्टार्ट किए गए, जिसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट ये हुआ कि भारत एग्रीकल्चर के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो गया। तो जरूरत तो उनको चाहिए ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसको चाहिए, उनको चाहिए हमसे। और उसके लिए देखिए जैसे एक हलाल रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया है कि इंडिया से हम मीट प्रोडक्ट नहीं लेंगे, उसमें उन्होंने कह दिया कि हम इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो अब चूंकि ये बार्गेनिंग जो है दो कंट्री के बीच में चलते रहता है कि थोड़ा किस तुम product झुको, को- थोड़ा हम हाँ, झुकेंगे। बस वही सारी चीजें। सर एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि एक दुबई से एक लेने के लिए मतलब अच्छी चीज ये भी है कि दुबई की जो पर कैपिटा इकोनॉमी मतलब जो है Per इनकम capita है income, वो काफी ज्यादा है, जी, यानी उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। जी। हमको अपने यहाँ ऐसे अवसंरचना लोग के चाहिए। विकास के बिल्कुल सर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स Yes. हिंदुस्तान जी। के लिए बिल्कुल चाहिए। सर स्पॉन्सर चाहिए हमें अपने देश में बिल्कुल अपनी चाहिए। इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल तो हम उन्हें दिखाते हैं कि देखिए हमारे यहाँ इतने सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इतना सारा कुछ है, आप आके इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट और कर भी दे, प्रॉपर्टी वाले कर भी जी, दे। जी। इन्वेस्ट करो टोल पे, फिर उसके बाद आप उसमें से क्या करिएगा, आप उसमें से कमाई कीजिएगा, फिर उसके बाद आप हमें सौंप के वापस चले जाइए।
इसी उसमें सर अगर मैं आपको बताऊं G20 के जो लास्ट ईयर इंडिया प्रेसिडेंसी में जो G20 हुआ, जी कश्मीर में बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा बना रखा था। कश्मीर में जो बड़े मॉल्स हैं, होटल्स हैं, श्रीनगर में जो डेवलपमेंट हो रहा है स्मार्ट सिटी का, यूएई उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। अच्छा Yes. अच्छा तो यूएई का जो पैसा है वो इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में इन्वेस्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द यूएई। मतलब मिडिल ईस्ट में अगर हमें कोई अपना बहुत ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर दिख रहा है तो वो यूएई है। यूएई को ही देखा देखी आपका सऊदी आएगा, आपका मे बी सऊदी आ भी रहा है, बिकॉज वो भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। जी मैम। तो ये और चीज है मैम या सर आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे जो है, जो भारत का इन्वेस्टर जो कंट्री है उसमें 7th नंबर का Yes. यूएई है। 7th नंबर Seventh. मतलब उससे 6 और बड़े कंट्री हैं जो भारत में पर इन्वेस्ट करते हैं, 7वें नंबर FDI पे है करते हैं, भाई। 7वें नंबर पे जो है यूएई भी है। सर इन सब मुद्दों में, इन सब बायलैटरल रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं? सर देखिए चैलेंजेस, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा अपने नेबरिंग कंट्री को। देखिए सबसे बड़ा जो मेरा नेबरिंग कंट्री, जो मेरा एनिमी, जो हमको पाकिस्तान। कंपटीटर के रूप में देखता है, चाइना। चाइना। हम तो चाइना, हाँ वो तो चाइना है ही। हाँ। पाकिस्तान का इंडिया के पाकिस्तान साथ को ही क्या मत कुछ नहीं। कुछ अब लेकिन अब है क्या कि भाई पॉलिटिकल इश्यूज में उसको वोट लेने के लिए भले पाकिस्तान को सेंटर पॉइंट में रखे, वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले चाइना को हमको ध्यान में रखना है कि चाइना का यूएई से कैसा रिलेशन है और पाकिस्तान का यूएई से कैसा रिलेशन है। और ये दोनों कंट्री अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अगेंस्ट में चाइना और पाकिस्तान दोनों का अलायंस है हिडन अलायंस तो बहुत बड़ा है जी। और एक बात ये भी देखेंगे, चाइना को भी ये पता है कि अगर उसको सुपर पावर बनना है, वर्ल्ड लेवल पे सुपर पावर बनना है और अमेरिका को चैलेंज करना है, तो उसको अपने पड़ोसी को उसके इंटरनल मैटर में उलझा के रखना है, इंडिया को। और इंडिया को कैसे ऐसे उलझा के रखेगा? वो पाकिस्तान को फ्रंट पे करेगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज कराएगा, इंडिया इसी में उलझा रहेगा और इंटरनेशनल लेवल पे सोच नहीं पाएगा। अब चूंकि मैं ये बात इसलिए यहाँ पे मेंशन करा कि हम लोग इंडिया यूएई के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे इंडिया यूएई फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं रिलेशंस को लेके, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, यूएई भी इस्लामिक कंट्री है, तो ये जो एक इस्लामिक सेंटीमेंट है वो तो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो यूएई है वो पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा देता है। अब डायरेक्टली तो ये नहीं बोलेगा, दाऊद इब्राहिम वहीं पे होता ही था। जी एग्जैक्टली। अब ये डायरेक्टली तो यूएई नहीं बोलेगा कि मैं इस्लाम को प्रमोट करने के लिए पैसा दे रहा हूँ या मैं टेररिस्ट को आगे टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए पैसा दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका ने जो पैसा पाकिस्तान को दिया ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के वो लिए, उसने यूज नहीं करा, उसने टेररिस्ट एक्टिविटीज में काम करा, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इन गतिविधियों में इस पैसे का यूज करे। और दूसरी बात, चाइना जो सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, वो क्या करता है कि वो उसका एक चेक बुक पॉलिसी है। चेक बुक पॉलिसी के अंतर्गत वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे आसपास के कंट्री होते हैं उनको बहुत लेस इंटरेस्ट रेट पे बहुत पैसा देता है। श्रीलंका को दिया है जी, श्रीलंका दिया है, बांग्लादेश दिया है, आप देखेंगे नेपाल दिया है, हाँ नेपाल दिया है, उसके अलावा पाकिस्तान देख लीजिए, आप मालदीव देख लीजिए। इसी कारण आप देखिए कि पूरे इंडियन ओशियन में वो जो है इंडिया को घेर रखा है और उसको इंटरनेशनल संदर्भ में पल्स ऑफ स्ट्रिंग का नाम दिया जाता है। Yes. जी जी जी। तो उसका पॉलिसी यही है कि अपने सामने वाले को तब तक पैसा देते रहो जब तक कि तुम ये समझ में जाओ कि अब ये मेरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। तो जब वो पैसा वापस नहीं कर पाएगा तो वो डिमांड क्या करेगा? पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी जगह कहेगा कि ऐसा है कि थोड़ा सा आप लैंड दे दो, मैं अपना एयरबेस बना दूं। वो यही करता है, वो अपने जो बाउंड्री लाइन का वो एक्सटेंशन कर रहा है, विस्तार कर रहा है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो चाइना हुआ और पाकिस्तान हुआ, ये थोड़े से हर्डल्स हैं, लेकिन करेंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो हर कंट्री यही चाहता है कि विकास हो, डेवलपमेंट, क्योंकि उसका फर्स्ट सिटीजन। तो इन संदर्भों में अगर आप देखेंगे तो 2 थ्रेट दिख रहे हैं, बाकी उसके अलावा पॉसिबिलिटी यही है कि इंडिया और यूएई के बीच जो है रिश्ते फ्यूचर में बेहतर होंगे।
मैडम पूरी चीजों को कैसे समराइज करेंगी, कंक्लूड कैसे करेंगी? सर हाँ, कंक्लूड करने से पहले सर एक और पॉइंट मैं डिफेंस के एस्पेक्ट्स में थोड़ा सा एक बताना चाहूंगी, उसके बाद फिर इसको रैप करेंगे। तो डिफेंस के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यूएई की जो डिफेंस फोर्सेस हैं और इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, बिकॉज हमारे डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं। अभी जो आपके डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज अभी रिसेंट महादेव के बीकानेर में आपकी कंडक्ट हुई है जनवरी में ही, ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इसके अलावा हमारी नेवल एक्सरसाइज भी होती है। इंडिया को आईएन और यूएई का यूएई, इन यूएई बायलेट करके आपकी नेवल एक्सरसाइज होती है, और जो डेजर्ट ईगल करके हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा तो ये तो हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेस का हो गया जो यूएई के साथ। अच्छा जी, तो जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस डिफेंस व्यूअर्स के लिए, एक साइक्लोन और दूसरा ईगल। यस सर, ये दोनों सर साइक्लोन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि एक एक्सरसाइज जो साइक्लोन है वो हमारी इजिप्ट के साथ भी होता है और ये डेजर्ट साइक्लोन आपका हो जाता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो यूएई है वो 2 तरह के आपके डिफेंस शो ऑर्गेनाइज करता है। डिफेंस शो से क्या लग रहा है पता चल रहा है, डिफेंस एक्सपो। यस सर, तो वो इस तरह के एक्सपो होते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, उसमें सारे लोग अपने जो भी नए खिलौने उन्होंने बनाया, वो सब अपना ले आके अपनी दुकान सजा के बैठते हैं। पूरी दुनिया भर के बायर्स वहाँ पे आते हैं, दुनिया भर के सेलर्स वहाँ पे आते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया। फिर जो प्रोस्पेक्ट बायर्स होते हैं वो जाके देखते हैं, अच्छा ये हम लोग भी इस तरह का करते हैं। एयरफोर्स का जो हमारा डिफेंस एक्सपो हमारा जो होता है, एयरफोर्स का एयर शो, वो यलाहंका बेंगलुरु में हमारा होता है। बाकी डिफेंस वाला वो अलग अलग जगह पे आपका होता है। तो इसी तरह यूएई भी बाइएनियली कंडक्ट करता है, उसकी आउटरीच बहुत ज्यादा नेशंस में है। तो इसी तरह उसका डिफेंस एक्सपो होता है, तो उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इंडिया भी चाहता है, इंडिया अभी आपने देखा होगा इंडिया ने अपना डिफेंस का टारगेट रखा है। अभी तक हम इंपोर्ट सबसे ज्यादा डिफेंस की वेपन्स का जो इंपोर्ट करते थे, अब हमने एक्सपोर्ट इकोनॉमी को भी अपना टारगेट करना शुरू किया है। तो एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए अब हमसे अमेरिका या फ्रांस तो खरीदने वेपन्स आएगा नहीं, तो हम ऐसी कंट्रीज को टारगेट करते हैं जैसे अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गई, अपने ये साउथ एशिया की कंट्रीज हो गई। तो उसी में हम भी चाहते हैं कि हमारा तेजस फाइटर जेट जो मेड इन इंडिया है और जो हमने टारगेट रखा है वो स्टूडेंट बहुत ध्यान देंगे, 35,000 करोड़ का टारगेट रखा है। इतना हमें डिफेंस सामान एक्सपोर्ट करना है। हालांकि इसमें से 16,000 जो करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है वो हमने अचीव कर लिया है, तो बहुत जल्द हम इसको भी अचीव करेंगे। तो उसी तरह से तेजस है, हमारा ब्रह्मोस है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो इसमें क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मैंने बोल दिया। तो इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल में तो इन सब चीज़ों को हम बेचना चाहते हैं। तो इसमें भी यूएई हमारा एक काफ़ी बड़ा एक तरह से आपका हमारा फ्रेंड बन के आता है। अगर सर हम इसको समराइज करें और वे फॉरवर्ड में लेके चले कि आगे की राह क्या हो, किस तरह से हम इसको आगे चल के लेके चलेंगे। सर ने चैलेंजेस ऑलरेडी बना दिए हैं, बता दिए हैं। यानी चैलेंजेस, तो उन्हीं चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना है, वही आगे की राह होगी। यानी कि एक जो चैलेंज सर ने आपका ये जो आपका इसका सिस्टम बताया था, चाइना का जो चेकबुक डिप्लोमेसी बताई थी कि वो अपना लोन ये प्रोवाइड करता है। तो चाइना के थ्रेट को पाकिस्तान को वो सपोर्ट इसलिए करता है ना, जैसे एक होता है ना सर चेक एंड बैलेंस बना के रखना। बहुत ज्यादा हम आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सर ना चढ़ जाए आपको, तो इस वजह से ये जो सारी चीजें होती हैं। तो हमें भी रिलेशंस को बायलैटरली हैं तो उनको एश्योर करके रहना है कि नहीं आपके इंटरेस्ट हमारे लिए मायने रखते हैं। तो इस तरह से इसमें आगे चल के देखना है। और जो आपका हलाल सर्टिफिकेशन की जो सर ने बात की थी कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक हलाल सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए, चाहे वो मीट बेस्ड हो चाहे नॉन मीट आपका प्रोडक्ट्स हो, हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अभी हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने भी हलाल सर्टिफिकेशन को इसको कंपलसरी जो था इसको हटा दिया है। तो अब यूएई की पॉलिसी है कि जो नॉन हलाल सर्टिफाइड मतलब जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं वो हमारे कंट्री में नहीं आएगा। तो ये एक बड़ा ट्रेड बैरियर हो जाता है हमारे आगे, अगर ये चीज नहीं होती। तो इस पे हम बात कर रहे हैं। ऊपर से हमने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, मुक्त व्यापार समझौता, जो कि हमारे लिए काफी फेवरेबल है। तो सर इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि इस तरह से आगे की राह बहुत बढ़िया है। $100 बिलियन क्या ये और ज्यादा आगे बढ़ेगा, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया लगा आप लोगों से आज भारत और यूएई की इस रिलेशनशिप के बारे में समझने में। डिफेंस एस्पिरेंट्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप का ये पहला एपिसोड था जहां हमने आपको भारत और यूएई का इंपॉर्टेंस बताया। जब वीडियो की शुरुआत हो रही थी तो मेरे मुंह से दुबई निकल रहा था, पर असल में यूएई और हिंदुस्तान आपस में एक अच्छे एलाइड पार्टनर्स, एक अच्छे दोस्त
साबित हैं और साबित हो सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट IR रिलेशनशिप के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए ताकि आपको ये चीजें समझ आए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जल्दी इंटरनेशनल रिलेशनशिप एपिसोड नंबर 2 देखने को मिलेगा। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।